हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जो कि है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया हो और सारे प्रश्नों का उत्तर इजीली आप लोग समझ गए हों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण लिखें एवं ऑक्जीन के प्रभावों का वर्णन करें। आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। और फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपसे एक और चीज़, मतलब हम आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहते हैं, वो है ये कि जो भी बच्चे इस चैप्टर को लाइव क्लास के दौरान नहीं पढ़े थे, मतलब कि ये चैप्टर जो मैंने डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ाया था एक एक पॉइंट करके, कि कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो जो भी बच्चों ने वो क्लास नहीं किया था, वो बच्चे प्लीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स करके, आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोल के इस चैप्टर को डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का बेनिफिट यही होता है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाती है, और फिर अगर आपसे एग्ज़ाम में पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप लोग क्लियरली उसको समझ पाते। और मैं आपको यहाँ पे जो बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके बुक से ही हैं। चैप्टर में जो जो चीज़ें दी गई हैं, तो इन सब का उत्तर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में, और बिल्कुल इजीली तरीके से लिख के आपको बताने वाली हूँ। मतलब लिख कर मैंने रखा है, वो सब मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी, ताकि बुक वाला जो लैंग्वेज है, बुक में जो चीज़ें दी गई हैं, वो डायरेक्ट आप लोग याद, मतलब कि जो कहा जाता है ना कि रट्टू तोता की तरह याद कर लेना, नहीं, वो नहीं करना है। आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लिए, इसीलिए हम आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ा देते हैं। टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग प्रश्न का उत्तर इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। और अपनी लैंग्वेज में लिखने का बेनिफिट ये होता है कि एग्ज़ाम में आप लोग जब उत्तर लिखेंगे तो क्या होता है कि अगर बाई चांस एक वर्ड कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर बुक से आपने याद किया है और वो मिस्टेक हो गया, वो वर्ड आप भूल गए हैं पूरे सेंटेंस में से कहीं से, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने अपनी लैंग्वेज से अपने तरीके से लिखने का मतलब ये होता है ना कि आप पूरे टॉपिक को आपने कवर किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मतलब अपनी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप उसके बारे में खुद से ये लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन क्या है, वो क्या कार्य करता है, ये सब। और चैप्टर में अगर जहाँ पे ये टॉपिक बुक में दिया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि पादप हार्मोन क्या है, वहाँ भी यही सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन उसका वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो आप अपने से लिखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो आपको लिखते समय ये नहीं लगेगा कि हम बुक का लैंग्वेज लिख रहे हैं और कहीं एक वर्ड इधर से उधर हुआ तो फिर आप लोगों का पूरा सेंटेंस, पूरा उत्तर भी हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम टॉपिक को क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, और प्रश्न जो पूछे उसका उत्तर हम इजीली लिख पाएँ, ठीक है। टीचर भी अच्छे से देख पाएँगे, समझ पाएँगे कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है या नहीं, उनको भी ईज़िली अच्छे से समझ में आएगा। राइटिंग अच्छी है आपकी, सारी चीज़ें अगर बेटर है, प्रश्न उत्तर आपने सही से लिखा है, फालतू चीज़ें उत्तर में नहीं लिखा है, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ को बार-बार नहीं लिखा कि पादप हार्मोन क्या है, फिर आपने लिखा उसके कार्य के बारे में, फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, चूँकि दीर्घ उत्तरीय है तो डिटेल में लिखना होगा, तो आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया कि फिर से लिख दिया पादप हार्मोन क्या कार्य करता है, फिर पादप हार्मोन क्या है, यही सब आप लिखते जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने तरीके से उसको वहाँ पे लिखें, प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से ही लिखें, बुक में कॉन्सेप्ट को समझ लें, टॉपिक को क्लियर कर लें और उस चीज़ को अपने तरीके से लिखें, ठीक है। क्लियर है? आइए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पादप हार्मोन का
मुख्य उदाहरण पूछा है तो पहला हो जाएगा ऑक्जीन, दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन्स, तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन, चौथा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन। ये पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा है यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रभाव को यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन का प्रभाव जो है वो क्या है। तो पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक जो हैं यानी कि ऑक्सीजन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन प्रहरों के छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाता है। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती हैं। यह प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ये ऑक्सीजन का प्रभाव और ये पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया था, मतलब पूरा जब चैप्टर पढ़ाया तो हर टॉपिक उसमें कवर हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको चैप्टर डिटेल में जब पढ़ाया था तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। आप लोग उस वीडियो को जो लाइव क्लास के रूप में मतलब करवाया मैंने और फिर वीडियो की तरह अपलोड हो चुका है अब, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा वो क्लास को। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कौन सा प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो मैं आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको बायोलॉजी से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना रहती है। वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास ज़रूर देखिएगा, आने वाली क्लास को भी ज़्यादा हो सके कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे इस वीडियो को, और साथ ही लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ा करिए। ओके, आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जो है वो ये कह रहा है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पौधों में समन्वय नियंत्रण जो है हमने आपको बताया था कि कैसे होता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है और ये वृद्धि नियंत्रक पदार्थ वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या है ये बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हमने आपको प्रश्न संख्या 1 के पादप हार्मोन के जो उदाहरण दिए हैं उसमें बताया है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। वैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे प्रश्न जो हैं वो आपको अवेलेबल कराएंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, निश्चिंत होकर अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, चलिए, ये पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो पादप हार्मोन होते हैं वो पौधों की विभिन्न अंगों में, पौधों के भी तो अलग अलग अंग होते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल लघु मात्रा बिल्कुल कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है और उसको प्रभावित करता है। इनके संश्लेषण का जो स्थान होता है इनके क्रिया क्षेत्र से दूर रहता है एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। संश्लेषण का स्थान क्रिया क्षेत्र से दूर रहता है तो क्या होता है, विसरण जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। यानी कि ये जो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं वो क्या है, कह रहा है कि बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधे उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी पौधों से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन पादप हार्मोन की तरह ही वो कार्य करते हैं, तो उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है कि पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पौधों में रासायनिक समन्वय
हार्मोन्स के द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण के लिए पौधे क्या करते हैं, हार्मोन्स का स्राव करते हैं, और ये पादप हार्मोन जो होते हैं पौधों की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि एवं विकास तथा बाह्य वातावरण का मतलब जो बाहरी वातावरण होता है उसके साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। तो जो समन्वय की क्रिया हुई वो चीज़ आपको बता दिया गया, यानी कि समन्वय कैसे होता है। और ये जो लाइन है आपने अभी अभी ये जो टॉपिक हमने देखा कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या है, उसमें भी हमने आपको बताया था कि पादप हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, पादप हार्मोन जो है इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर रहता है, तो ये विसरण द्वारा उस क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। तो ये बताया कि पादप हार्मोन जो है वो कैसे मतलब उनका काम वगैरह जो है वो, लेकिन समन्वय में भी ये जो लाइन है ऐड करना होगा, क्योंकि इसके थ्रू समन्वय में भी इसका जो है वो भूमिका है, क्योंकि समन्वय में ये सेंटेंस आपका जुड़ रहा है, तो ये चीज़ बताना जरूरी है। आगे बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों प्रश्नों का उत्तर इजीली समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 जो है वो कह रहा है जिब्रेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। और हम सभी बच्चों को बता देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग ये देख के बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि ये तो उत्तर बहुत बड़ा बड़ा है। मैंने पूरी कोशिश की है, मैं आपको सच बताऊं तो ये उत्तर अगर आप बुक से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, लेकिन मैंने उस टॉपिक को थोड़ा सा छोटा करके ताकि आप लोगों को इजीली वो समझ में भी आ जाए। छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को लिखना कम पड़े, लिखना तो कम पड़ेगा ही, लेकिन उतनी ही में आपका पूरे प्रश्न का जो प्रश्न आपसे पूछा है उसका एक सटीक उत्तर तैयार करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अब आप इतना भी नहीं लिखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का तो फिर टॉप करना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। तैयारी बेस्ट होना चाहिए, अपना 100% देना है, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, राइट। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न जो कि है जिब्रेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले जिब्रेलिन्स के कार्य। जिब्रेलिन्स क्या करता है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये कौन करता है, जिब्रेलिन्स करता है। दूसरा है जिब्रेलिन्स, इनके उपयोग से वृहद आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। वृहद का मतलब क्या होता है, बड़े आकार। ठीक है, तीसरा है जिब्रेलिन्स का जो कार्य है कि बीज रहित जो फल होते हैं उसके उत्पादन में भी ये सहायक होता है, यानी कि हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया जिब्रेलिन्स के कार्य। अब आगे बढ़ते हैं और साइटोकाइनिन जो है उसके कार्य को देखते हैं। साइटोकाइनिन के जो कार्य हैं वो कह रहा है कि ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन का पहला कार्य हमने आपको बताया। साइटोकाइनिन जो है वो पत्तियों को अधिक हरी रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा हरा रखता है, और बहुत देर तक ताजगी उसमें बना रहता है। ताज़ी जो पत्तियां होती हैं आप देखेंगे तो उसको रहने में साइटोकाइनिन ही हेल्प करता है। तीसरा कह रहा है कि फल एवं जीव में इनकी सांद्रता जो है वो अधिक होती है। ठीक है, साइटोकाइनिन की जो सांद्रता होती है वो किस में अधिक होती है, तो फल में यानी फ्रूट्स में और जीवों में। ओके, तो ये प्रश्न संख्या 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप को अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, इसका आपको फिगर भी बनाना है और साथ में इसकी जो संरचना है ये इसकी बनावट के बारे में, संरचना का मतलब बनावट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 4 और 5 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग इसे वीवीआई में मोस्ट वीवीआई हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा,
क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी फिगर भी और आपको बनावट भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और 4 नंबर जो कि तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन, उसकी भी संरचना जो है वो लिखनी है और सचित्र वर्णन करना। तो सबसे पहले हम आपको फिगर बता देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही है एक सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना, यानी कि यही आपका न्यूरॉन है। ओके, यही न्यूरॉन जो है आपको बनाना है। ठीक है, लाइव क्लास में हमने आपको फिगर के थ्रू बना करके इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो बताई थी, पूरे डिटेल के साथ इसको समझाया था। आई होप आप लोगों ने उस क्लास को एंजॉय किया होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको फिगर बनाना है। ये जो ऊपर सबसे पहला जो पार्ट है, ये छोटी छोटी लाइनें जो हैं इसको वृत्ति कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये साइटोन होता है, ये द्रुमिका होता है, ये केंद्रक होता है, ये पॉइंट वाला जो पार्ट है, ये एक्सॉन है, ये स्वान कोशिका है, रेनवियर के नोड्स हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये मेडुलरी या माइलिन सिथ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक्सॉन बल्ब है ये, और सूत्र युग्मन गांठें हैं ये, जो पॉइंट पॉइंट किया हुआ है वो। तो ये सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना है। ठीक है, और आपसे प्रश्न में पूछा है संरचना को सचित्र वर्णन करना है, तो चित्र हमने बना लिया, अब इसकी संरचना जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए इसको लिख करके हम आपको बताते हैं कि इसकी संरचना क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जो है इसकी संरचना को यहाँ पे हम लोग पूरा लिख के मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ तंत्रिका कोशिका लिखा आए या सिर्फ न्यूरॉन लिखा है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन है तब भी आपको यही लिखना है, तंत्रिका कोशिका लिख के है तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। ओके, चलिए, तो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, इसमें जीवित द्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है। ठीक है, जो कि केंद्रक हमने आपको यहाँ पे शो ऑफ किया था, यहाँ पे देखिए यही केंद्रक है जिसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जीव द्रव्य से डेंड्राइट नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, हमने आपको बताया ये डेंड्राइट्स है ना, ये सब डेंड्राइट्स है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे, इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो एक्सॉन के, ये देखिए दिख रहा है आपको, बोला गया ये छोटी छोटी शाखाएं निकली हैं और इनमें से जो सबसे लंबी वाली जो लाइन होती है, सबसे लंबी जो शाखा निकली है वही एक्सॉन होता है। ये देखिए ये एक्सॉन बता रहा है। ठीक है, यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। ठीक है, कोई भी तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें बहुत ही दुचाक्ष, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समीप का संवहन होता है, इसे अंतःग्रथन कहते हैं। आ गई बात समझ में? यदि हमारे पैर में दर्द है तो यहाँ पे अब बता रहा है कि ये सब कैसे कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, आपने फिगर के थ्रू ये सारी चीजें बता दी। ओके, लेकिन हम आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिए तो जो मैंने उत्तर लिखा है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखा है। आप चाहें तो साइटोन, ठीक है, साइटोन क्या है, निस्सल कनिकाएं, अक्ष या एक्सॉन, डेंड्राइट्स, विद्युत आवेग, तंत्रिका आवेग, ठीक है, इन सब के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सूत्र युग्मन गांठें, साइनेप्टिक नॉब्स, सिनेप्स, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, माइलिन सिथ के बारे में मैंने भी लिखा है, मेडुलरी, न्यूरिलेमा, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने स्किप करी हैं। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य होता है उसमें भाग लेते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट किया है। ओके, चलिए,
तो समीप का संवहन होता है, इसे अंतग्रथन कहते हैं। यदि हमारे पैर में दर्द है, अब देखिए कि ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। यदि हमारे पैर में दर्द है तो इसकी सूचना पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। तंत्रिका कोशिका उसे विद्युत संकेत में बदल देती है और यह विद्युत संकेत तंत्रिकाक्ष के द्वारा श्वान, ठीक है, श्वान कोशिका में प्रवाहित होता है। अंतर्ग्रथन में क्या होता है? अंतग्रथन में होता हुआ यह तंत्रिकाक्ष मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क संदेश ग्रहण कर माइलिन आवरण उस पर अनुक्रिया करता है। मस्तिष्क संदेश को ग्रहण करता है और माइलिन आवरण जो है वो उस पर क्या करता है? अनुक्रिया करती है। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका इस रेनवियर के नोड अनुक्रिया को पैर की पेशियों तक पहुंचाते हैं और पैर की जो पेशियां होती हैं वो उचित अनुक्रिया करती हैं, यानी कि उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है ये चीज़ वो करती हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार की, यानी कि न्यूरॉन जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो इसका क्या काम है कि ये शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। ठीक है, बात करें दूसरे तंत्रिका कोशिका की, तो फ्रेंड्स दूसरा जो तंत्रिका कोशिका होता है वो होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुंचाती है। और तीसरा जो होता है वो होता है बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये था तंत्रिका कोशिका की संरचना विथ फिगर, यानी कि चित्र के सचित्र वर्णन मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है। और फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप करी हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें मैंने वही चीज़ हाईलाइट किया है, वही चीज़ आपको बताया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें क्या कार्य करती हैं, आप चाहें तो वो बुक में भी जो दिया है वो भी लिख सकते हैं। मैंने लेकिन उस चीज़ को हाईलाइट किया है जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को हाईलाइट किया है, ज़्यादा चीज़ें खींची नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ों को जैसे होता है ना कि रिपीट करते जा रहे हैं एक ही चीज़ को, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें रिपीट की हुई हैं। सारे पार्ट बाय पार्ट समझाया गया है, बट मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बताऊं जो इस प्रश्न के लिए सही है। ठीक है, आप लोग जिसे आसानी से समझ पाएँ, इसका उत्तर एग्ज़ाम में ईज़िली लिख पाएँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो ना कटे। तो मैंने उस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को, जितने भी प्रश्न के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ या पिछले वीडियो में जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं प्रश्नोत्तर के, उन सब में मैंने जो भी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं वो मैंने इसी इंटेंशन से बनाया है कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटे। जो भी प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड आप जब उत्तर लिखें तो आपके मार्क्स ना कटें और आप लोगों को आसानी से क्लियरली समझ आ जाए, ईज़िली आप लोग लिख पाएँ। बस यही मेरा जो है वो इंटेंशन है। और मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, वो बस ये है कि आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, कोई डाउट ना रहे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और इन शॉर्ट में यही कहेंगे कि बस ये इस तरह से मेरा बनाने का प्रश्नोत्तर जो है वो लिखने का जो तरीका है उसका यही मकसद है कि आप लोग ईज़िली समझ पाएँ। ठीक है, एग्ज़ाम में ईज़िली वो आप लोग लिख पाएँ, आप लोगों का मार्क्स ना कटे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। ओके, मैंने एक चीज़ 2 बार रिपीट की है, बट बस मैं इसलिए रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ को समझ लें। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5। ओके, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर मिल रहा है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पे मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिख के तैयार नहीं किया है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल जो है वो लिखनी होगी जो बुक में दिया है। ठीक है, बस आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, ये रही मानव मस्तिष्क की संरचना। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना, इसमें सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये सेरिब्रम है जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। कॉपर्स कैलोसम है, मेडुला ऑब्लिगेंटा है, पॉन्स वेरोलाई है, सेरिबेलम है, सल्कस है, गाइरस है। इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं और यही फिगर अगर आपको एग्जाम में आता है तो बनाना होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना का। तो देखते हैं इसकी संरचना क्या है। ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को इजीली इसके बारे में लिखनी होगी, क्योंकि इसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो मैं काट करके या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कर पाऊँ। ठीक है, बट मैं आपको इजीली समझा जरूर दूंगी कि हाँ, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, जिसको ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम के अंदर वो सुरक्षित रहता है। ये चारों ओर से एक तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिजेस कहते हैं। यह झिल्ली क्या करती है? तो कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघात, यानी जो बाहर से अगर ब्रेन पे चोट वगैरह लगता है तो उससे वो उसको बचा देती है, दबाव से बचाता है, किसी तरह का उस पर प्रेशर ना पड़े बाहर से। ठीक है, मैनिनीज जो है वो मैनिनीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। मस्तिष्क की गुहा भी इस द्रव्य से भरी होती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। इसका औसत आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर तथा औसत भार करीब 1.5 किलो होता है। तो हम आपको बता दें कि ये चीज़ तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपसे पूछ दे। ठीक है, कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन क्या होता है? तो 1650 मिलीलीटर तथा औसत भार 1.5 किलो का होता है। मस्तिष्क को जो मस्तिष्क है इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क या उसको सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम से ये ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है डाइहेनसेफ्लॉन। जो सेरिब्रम होता है या प्रमस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, प्रायः 2/3 हिस्सा होता है सेरिब्रम। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है। ठीक है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कॉपर्स कैलोसम, ये जो कॉपर्स कैलोसम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसकी बात कर रहा है। तो कॉपर्स कैलोसम जो है इस नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें गाइरस कहते हैं। ठीक है, 2 गाइरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। इनके कारण प्रमस्तिष्क वल्कुट का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलतापूर्वक करते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। कौन? तो सेरिब्रम, जैसा कि हमने आपको बताया है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, यानी कि जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें किसी बात को जो सोचने समझने की शक्ति होती है या उनकी स्मरण शक्ति, याद करने की जो शक्ति होती है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा किसी से, किसी बात को लेकर के,
प्रेम हो गया, भय हो गया यानी कि डर, हर्ष है मतलब हर्ष का मतलब खुशी, कष्ट, इन सब का अनुभव जो होता है वो इन सब जैसी जो क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम ही करता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है तथा गाइरस और सल्कस कम विकसित होते हैं वह व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है। यानी कि जो सेरिब्रम है, ठीक है, वो अगर एक व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति में जितना होना चाहिए उससे वो अगर छोटा होता है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है मंदबुद्धि होता है, यानी कि उसकी बुद्धि जो है वो कम होती है, ठीक है, कम विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था अग्र मस्तिष्क का भाग डायनसेफ्लॉन। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप के आभास यानी कि जो टेम्परेचर हाई या लो होता है उसका आभास और दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब बताइए कि हमने आपको जो अग्र मस्तिष्क या फिर मानव मस्तिष्क के बारे में जो इतनी सारी चीज़ें बताई, इसमें हम कौन सी चीज़ें को हम छोटा कर देते हैं? मतलब इतने दूर के आंसर में हम किस चीज़ को स्किप करते हैं जो यहाँ पे सही होता करना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई यानी कि पहला अग्र मस्तिष्क के बारे में जो बताया इनमें से कोई भी चीज़ें स्किप करने वाली थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि सेरिब्रम जो है वो क्या करता है ना? ये किस चीज़ का नियंत्रण करता है, डायनसेफ्लॉन किसका नियंत्रण करता है, तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रही हूँ, दूसरा भाग जो है वो देखते हैं। मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क जो है स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं, यानी कि न्यूरॉन का बात कर रहा है। इसमें संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क ही जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, जितना अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क के बारे में नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि पृष्ठ भाग में अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं अधर भाग में मस्तिष्क स्टेम मिलकर जो है ये दोनों मिलकर पश्च भाग बनाते हैं, यानी पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। फिर कह रहा है कि अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के बारे में। तो अनुमस्तिष्क जो मुद्रा होती है फ्रेंड, वो समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को अगर नष्ट कर देते हैं तो जो सामान्य ऐच्छिक गतियां होती हैं यानी कि नॉर्मल वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स वो असंभव हो जाएंगी। जैसे कि जो ऐच्छिक गतियां हैं नॉर्मली वो क्या क्या होती हैं आप देख लीजिए। हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होगा, जैसे कि मैंने ये जो पेन पकड़ा है ये मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, और ये कब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी? जब मस्तिष्क से सेरिबेलम जो है इसको नष्ट कर दिया जाएगा। ये है सेरिबेलम, और अगर हम इसको नष्ट कर देते हैं तो हम नॉर्मली जो इच्छित गतियां हैं, नॉर्मल मूवमेंट जो है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई भी नहीं कर पाएगा जिसके माइंड से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए। तो जैसे कि ये मैं पेन पकड़ रही हूँ, ये पेन मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा, ये हाथ की इच्छित गतियां जो हो रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वस्तुओं को पकड़ने में हाथों को कठिनाई होगी, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका कारण यह है कि हाथ और पैरों की इच्छित पेशियों का नियंत्रण किसके पास है? तो सेरिबेलम, और उसको नष्ट होने से वो समाप्त हो जाता है। और फिर हमें बातचीत करने में कठिनाई होगी क्योंकि जीभ और जबड़ों की पेशियों के कार्यों का समन्वय नहीं हो पाएगा। और वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेरिबेलम को तो नष्ट कर दिया गया है, तो ये सब कार्य नहीं हो सकते। अब बताइए कि इसमें है कोई ऐसा पार्ट जो मैं स्किप कर दूं? नहीं ना। तो ये चैप्टर का ये मतलब इस चैप्टर का नियंत्रण और समन्वय का ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिटेल में आपको प्रश्न जो आएगा वो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो मार्क्स भी तो अच्छे मिलेंगे ना। तो मार्क्स जब अच्छे मिलेंगे तो आप टॉप करेंगे, तो टॉप करना कौन नहीं चाहता है ना। तो इतना तो करना पड़ेगा। चलो, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेंटा आता है। देखिए यही है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। आइए देखते हैं अब ये क्या कार्य करते हैं। तो पॉन्स वेरोलाई क्या है? तंत्रिका तंतुओं से निर्मित
पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है और यह श्वसन को नियंत्रित करता है। ये बस इतना ही तक है। मेडुला ऑब्लिगेंटा थोड़ा सा डिटेल में है कि यह बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा पीछे, और जो मेरु रज्जु जिसको हम लोग कहते हैं, उसके रूप में ये पाया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, बेलनाकार रचना होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है और इसी में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थित होता है। अनैच्छिक क्रिया क्या है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट, रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर और श्वसन गति की दर रेट ऑफ रेस्पिरेशन का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना और पाचक रसों के स्राव आदि इत्यादि का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये सब कार्य कौन करता है? छींकने का कार्य नियंत्रण कौन करता है? तो छींकना, खांसना, उल्टी करना यानी कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब का पाचक रसों का स्राव का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर इजीली समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। आइए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इजीली समझ में आ जाए उस तरह से लिख करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा है अग्नाशय की लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं और छठा है जनन ग्रंथियां जिसमें अंडाशय और वृषण आता है। ओके, अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहला ग्रंथि है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसका नियंत्रण करता है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है, उससे पहले हमें ये बताया गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो दो मुख्य भागों अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बटा होता है। अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो होता है उसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव से मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में इसका स्राव होता है इस हार्मोन का, तो मनुष्य की, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी लंबाई जितनी होनी चाहिए एवरेज उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका कारण यही है कि ये हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है। हड्डियां जो होती हैं वो भारी और मोटी हो जाती हैं। इस अवस्था को वृहत्ता या फिर जाइगोटिज्म कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में इस हार्मोन के अगर ये कम स्राव होता है बाल्यावस्था में, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मनुष्य में बौनापन हो जाता है। यानी कि एवरेज जितना हाइट होना चाहिए अगर उससे बहुत कम हाइट हो गया है तो वो बौनापन कहलाता है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। एक अन्य हार्मोन जो होता है वो मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित कराता है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है जो दो भागों में बटा है, उसमें अग्रपिंडक जो है हमारा, ठीक है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पश्चपिंडक। ठीक है, पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन जो है हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, सहायता करता है जल संतुलन को बनाए रखने में। और पश्चपिंडक से स्रावित एक अन्य हार्मोन है जो मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, जिसमें आपसे पूछा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने को
बोला था और बोला था पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का उल्लेख करें। तो हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एड्रिनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही पार्ट है। ठीक है, तो कह रहा है एड्रिनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उनके कार्यों का उल्लेख करें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि को सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहती है। वस्तुतः एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है और एक अंदरूनी भाग जिसको मेडुला कहते हैं। ठीक है, ये दोनों भाग कार्यात्मक रूप से भी, यानी जो इनका कार्य है उस रूप से भी, और उत्पत्ति में भी, ठीक है, दोनों तरीके से ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि जो कि कॉर्टेक्स बाहरी जो भाग होता है उससे निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है? भोजन उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन की जो उपापचय ही होती है, ठीक है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके उपापचय का नियंत्रण ये करते हैं। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके कार्य के बारे में हमने आपको बता दिया, नाम भी बताया और उसके कार्य को भी बताया। नेक्स्ट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इनका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। ये शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये काम कौन करता है? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग है कॉर्टेक्स, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन है। तीसरा है इसके द्वारा कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन। ये हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग, बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है, यानी कि जो अंदरूनी भाग है एड्रिनल का उसका बता रहा है। तो एपिनेफ्रिन पहला हार्मोन है एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन में। एड्रिनल ग्रंथि के इस हार्मोन को एड्रिनिन अथवा एड्रिनोलिन भी कहते हैं। अत्यधिक शरीर एवं मानसिक तनाव जो होता है, फिजिकल या मेंटली जो स्ट्रेस होता है, डर होता है, गुस्सा होता है, उत्तेजना की जो स्थिति होती है उसमें इस हार्मोन का स्राव होता है। किसका? तो एपिनेफ्रिन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मेडुला द्वारा दूसरा जो स्रावित हार्मोन है, हार्मोन जो स्रावित होता है वो है नॉर एपिनेफ्रिन। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है और एपिनेफ्रिन रक्त शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन का काम क्या है कि रक्त में जो ग्लूकोज की, शर्करा की जो मात्रा होती है उसको शीघ्रता से ये बढ़ाता है। ठीक है, हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता को भी ये तेज करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने आज की इस वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो सॉल्व कर लिया है, अति लघु से लेकर के दीर्घ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आए हुए काफ़ी दिन हो चुका है। लेकिन मैं सोच रही थी कि इन सब का बीच में लाइव क्लासेस जो है वो 2-2 मैथ की लाइव क्लासेस चल रही थी, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें भी प्रिपेयर करनी थी, तो उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा चला जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी बीच में थोड़ा सा मुझे
गैप मिला 2-3 दिन का, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन जो क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन लगभग, तो मैंने सोचा कि इसी बीच आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें कर दूँ मैं, जैसे कि ये वीडियो बनाना, और नेक्स्ट मैं फिज़िक्स का चैप्टर 2 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है वो भी आप लोगों के लिए, वो वीडियो भी मैं तैयार कर रही हूँ, लगभग प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है? तो वो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है फिज़िक्स का, उसका दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और फाइनली हमारा बायोलॉजी में 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसमें लगभग हमारे 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, 6, 7, 8। ये भी हमारे जल्द कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोग इसका जल्द ही रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है? तो एक तरह से बायोलॉजी हमारा कंप्लीट होने पर है, ठीक है? जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इसे। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी चैप्टर 3 तक हमने पढ़ लिया है, बस क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, वो भी मैं जल्दी करा दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है? तो बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से हर टॉपिक को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्संट्रेट के साथ पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 2 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।